नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। बुद्धि के विकास का सफर। हाँ, बिल्कुल। कैसे अरबों सालों में मतलब बिल्कुल साधारण सी शुरुआत से आज का ये जटिल इंसानी दिमाग विकसित हुआ। सही। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इस लंबी कहानी के क्या कहते हैं खास मोड़ों को उजागर करते हैं। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम बुद्धि के विकास के इन अहम पड़ावों को समझें बिल्कुल। और ये भी देखें कि ये जो कुदरती दिमागी ताकत है वो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से कैसे अलग है या मिलती जुलती है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना आज के एआई के दौर में और भी जरूरी हो गया है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि बुद्धि कैसे बनी, तो हमें ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि आगे क्या हो सकता है। अच्छा। चाहे वो इंसानों में हो या फिर मशीनों में। हम देखेंगे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और कैसे सोचने समझने की ये काबिलियत परत दर परत बढ़ती गई। तो कहानी शुरू होती है करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर, हाँ, जब कुछ साधारण से अणु जैसे डीएनए ने खुद की नकल बनाना सीखा। यहीं से जीवन की पहली कोशिकाएं और वो प्रोटीन बनाने जैसी बुनियादी प्रक्रियाएं शुरू हुईं। हाँ। और माना ये जाता है कि आज धरती पर मौजूद सारा जीवन एक ही पूर्वज से आया है, जिसे वैज्ञानिक LUCA लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। अच्छा, LUCA। हाँ, फिर एक बड़ा बदलाव आया जिसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीख लिया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि वातावरण में ऑक्सीजन फैल गई और इस ऑक्सीजन ने जीवन के लिए ऊर्जा हासिल करने के नए रास्ते खोल दिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जानवरों में तो नसें या न्यूरॉन्स विकसित हो गए, लेकिन पौधों या फंगस मतलब कवक में नहीं। ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई अंदाजा? देखिए, शायद इसकी वजह हिलने डुलने और शिकार करने की जरूरत थी। अच्छा, जानवर खाने की तलाश में या खतरे से बचने के लिए घूमते फिरते हैं, है ना? इसके लिए उन्हें अपने आसपास की दुनिया को महसूस करना और उस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी था। न्यूरॉन्स यही काम करते हैं। हाँ, ये बात तो है। जबकि पौधे या फंगस, वो तो एक ही जगह रहकर अपना पोषण लेते हैं। उन्हें ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ी शायद। तो ये न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं? क्या ये बहुत जटिल होते हैं शुरू में? इनका बुनियादी तरीका काफी सरल है देखा जाए तो। ये स्पाइक्स नाम के इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। स्पाइक्स? हाँ, जो हाँ या ना जैसा होता है। मतलब या तो सिग्नल भेजते हैं या नहीं, ऑल और नथिंग। अच्छा। किसी चीज की तीव्रता, जैसे रोशनी कितनी तेज है, ये इस बात से पता चलता है कि न्यूरॉन कितनी जल्दी जल्दी ये हाँ वाले सिग्नल भेज रहा है। मतलब फायरिंग रेट। फायरिंग रेट, समझ गई। लेकिन असली कमाल है एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन। हमारे न्यूरॉन्स लगातार बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं। अनुकूलन, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, सोचिए दिन की तेज धूप और रात की हल्की चांदनी की चमक में कितना फर्क होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर न्यूरॉन्स का रिएक्शन हमेशा एक जैसा रहता, तो या तो वे चांदनी में कुछ महसूस नहीं कर पाते या फिर धूप में पूरी तरह चौंधिया जाते। हाँ, ये तो है। अनुकूलन का मतलब है कि न्यूरॉन्स माहौल के हिसाब से अपनी संवेदनशीलता को कम या ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा। इससे वे बहुत बड़े दायरे की चीजों को महसूस कर पाते हैं, हल्की आहट से लेकर तेज धमाके तक। ये बुद्धि के विकास का एक शुरुआती लेकिन बहुत बहुत अहम कदम था। ठीक है, तो न्यूरॉन्स आ गए और वे माहौल के हिसाब से खुद को ढालना सीख गए, अडेप्ट करना सीख गए। इसके बाद क्या हुआ? अगला कदम क्या था? इसके बाद जानवरों ने दिशा तय करना सीखा, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग? जैसे गाड़ी चलाना? हाँ, कुछ वैसा ही। शुरुआती जानवर जैसे मूंगा यानी कोरल, वो हर तरफ से एक जैसे दिखते थे। सिमेट्री नहीं थी। हाँ, लेकिन फिर ऐसे जानवर विकसित हुए जिनके शरीर के दो हिस्से थे, दायां और बायां, एक जैसे हम इंसान या केंचुए। इसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलैटरल सिमेट्री। इससे हिलना डुलना ज्यादा कारगर हो गया। अब जानवर आगे बढ़ सकते थे और दाएं बाएं मुड़ सकते थे एक दिशा में। और यहीं से वो अच्छी चीजों की तरफ जाने और बुरी चीजों से दूर हटने का आइडिया आया होगा। बिल्कुल, इसे ही स्टीयरिंग यानी दिशा निर्देशन कह सकते हैं। जानवरों ने सीखा कि कुछ चीजें उनके लिए अच्छी हैं, जैसे भोजन, और कुछ बुरी, जैसे खतरा या जहर। अच्छा। इसे वैज्ञानिक भाषा में वैलेंस कहते हैं। और ये पूरी तरह उस जानवर के नजरिए पर निर्भर करता है, यानी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है। जैसे एक केंचुआ शायद खाने की गंध को अच्छा मानकर उसकी तरफ बढ़ेगा और तांबे जैसी नुकसानदायक चीज से दूर भागेगा। ठीक है, लेकिन अगर अच्छी और बुरी चीजें एक साथ हों तो, मतलब
खाना भी वही हो और खतरा भी। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। प्रयोगों से पता चला है कि केंचुआ क्या करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन कितना आकर्षक है और खतरा कितना बड़ा। अच्छा, तो वो तौलता है एक तरह से। हाँ, और यहीं पर भावनात्मक अवस्थाएं यानी अफेक्टिव स्टेट्स का रोल आता है। यह हमारे मूड की तरह है, जैसे खुशी, डर या गुस्सा। ये सिर्फ फौरी रिएक्शन नहीं होते, बल्कि थोड़ी देर तक बने रहते हैं। मूड्स मतलब केंचुओं में भी मूड्स होते हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये अवस्थाएं जानवरों को एक लक्ष्य के पीछे लगे रहने में मदद करती हैं, भले ही फौरी सिग्नल बदल जाएं। जैसे अगर भोजन की हल्की गंध आई और चली गई, तो भी जानवर थोड़ी देर तक खोजता रहेगा, क्योंकि उसमें एक चाहत की अवस्था पैदा हो गई है। अच्छा। दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे रसायन इन अवस्थाओं को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। डोपामीन अक्सर चाहने या प्रेरणा से जुड़ा होता है। तो स्टीयरिंग का मतलब सिर्फ दिशा बदलना नहीं था, बल्कि एक मकसद और एक अंदरूनी अवस्था के साथ दिशा बदलना था। यानी सिर्फ माहौल पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जानवर अंदरूनी भावनाओं और लक्ष्यों के हिसाब से चलने लगे। और फिर उन्होंने सीखना भी शुरू किया होगा, है ना, इन चीजों को जोड़ना। हाँ, अगला बड़ा कदम था सीखना, खासकर सहयोगी सीखना, एसोसिएटिव लर्निंग। पावलोव के कुत्तों वाला प्रयोग इसका क्लासिक उदाहरण है। हाँ, वो घंटी वाला। हाँ, घंटी बजने को खाने से जोड़ना। लेकिन ये सिर्फ कुत्तों में ही नहीं, बल्कि केचुए और स्लग जैसे बहुत सरल जीवों में भी होता है। वे भी सीख सकते हैं कि कौन सा संकेत किस नतीजे से जुड़ा है। पर क्या ये सीखना हमेशा इतना सीधा साधा होता है? मतलब कोई गड़बड़ नहीं होती? नहीं, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। एक है क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम, यानी जब कोई नतीजा मिलता है तो उसका श्रेय किस पिछले संकेत या काम को दिया जाए। अच्छा, हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। हाँ, मान लीजिए आपने कुछ खाया और बाद में बीमार पड़ गए, तो क्या खाने की वजह से बीमार पड़े या किसी और चीज से? हाँ, ये कैसे पता चलेगा? शुरुआती दिमागों ने इसके लिए सरल नियम विकसित किए, जैसे एक मजबूत संकेत कमजोर संकेत पर हावी हो जाता है। यहां तक कि हमारे घरों में घूमने वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर जैसे रूम्बा, वो भी ऐसे ही सरल नियमों का इस्तेमाल करके दीवारों से बचते हैं और अपना चार्जिंग स्टेशन ढूंढ लेते हैं। अच्छा, मतलब सरल नियम भी काम कर सकते हैं। और फिर आता है वो करके सीखना वाला तरीका, ट्रायल एंड एरर। बिल्कुल, जिसे सुदृढ़ीकरण सीखना कहते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किए थे। हाँ, वो पजल बॉक्स वाले। सही। उन्होंने बिल्लियों को ऐसे बॉक्सों में बंद किया जिनसे बाहर निकलने के लिए कोई खास लीवर दबाना या रस्सी खींचनी पड़ती थी। बिल्लियां पहले तो यूं ही हाथ पैर वारती थी, लेकिन जब गलती से सही बटन दब जाता और दरवाजा खुल जाता तो वे धीरे धीरे उस हरकत को दोहराना सीख जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका नतीजा अच्छा था, बाहर निकलना। तो ये अच्छा या बुरा नतीजा दिमाग कैसे समझता है, खासकर जब नतीजा फौरन न मिले? जैसे शतरंज के खेल में कौन सी चाल जीत के लिए जिम्मेदार थी, ये कैसे पता चलता है? बहुत देर बाद पता चलता है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती थी जिसे टेम्पोरल क्रेडिट असाइनमेंट कहते हैं, यानी समय के साथ श्रेय कैसे दें। इसका एक प्रभावशाली हल रिचर्ड सटन ने टेम्पोरल डिफरेंस टीडी लर्निंग के रूप में दिया। टीडी लर्निंग, टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग। इसमें सिस्टम लगातार भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में कितना इनाम मिलने वाला है, और फिर जब असलियत पता चलती है तो अपनी भविष्यवाणी को सुधारता है। ये अपनी ही गलतियों से सीखना एक तरह से। क्या हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही करता है? हाँ, काफी हद तक। वुल्फ्राम शुल्ज के बंदरों पर किए गए प्रयोगों से यह पता चला कि डोपामाइन नाम का केमिकल सिर्फ खुशी का सिग्नल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये असल में इनाम की भविष्यवाणी में हुई गलती, रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर का सिग्नल है। भविष्यवाणी में गलती मतलब? ये थोड़ा समझाइए। मतलब ये कि अगर बंदर को अचानक बिना उम्मीद के कोई इनाम मिलता है, जैसे जूस, तो डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। ये एक सुखद आश्चर्य है। हाँ। अगर उसे इनाम की उम्मीद थी और वो मिल गया तो डोपामाइन सामान्य रहता है, कोई नई बात नहीं। ठीक। और अगर उसे इनाम की उम्मीद थी पर मिला नहीं तो डोपामाइन का लेवल गिर जाता है। ये एक निराशा है। ओह, तो डोपामाइन उम्मीद से जुड़ा है। हाँ, उम्मीदों के पूरा होने या ना होने से। और दिमाग का एक हिस्सा बेसल गैंग्लिया इस डोपामाइन सिग्नल का इस्तेमाल करके सीखता है कि कौन से काम फायदेमंद हैं और कौन से नहीं। ये एक तरह का एक्टर क्रिटिक सिस्टम है। एक्टर क्रिटिक? हाँ, एक हिस्सा काम करता है, एक्टर, और दूसरा भविष्यवाणी करता है और सीखता है, क्रिटिक। ये तो कमाल है। यानी दिमाग लगातार अनुमान लगा रहा है और अपनी उम्मीदों को हकीकत से मिला रहा है। लेकिन क्या सिर्फ पुराने सीखे हुए इनामों के पीछे भागना ही काफी है? मतलब नई चीजें आजमाने का क्या? एक्सप्लोरेशन। बहुत जरूरी सवाल है। सिर्फ जाने पहचाने रास्तों पर चलना
जिसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, वो काफी नहीं है। नई चीजें खोजना यानी एक्सप्लोरेशन भी जरूरी है। हाँ, वरना नया कैसे सीखेंगे? बिल्कुल। यहीं पर जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी का रोल आता है। जानवरों और एआई दोनों को एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है ताकि वे कुछ नया और बेहतर खोज सकें। एक पुराना वीडियो गेम था मॉन्टेजुमा रिवेंज। हाँ, सुना है। उसे एआई तब तक हल नहीं कर पाया जब तक उसमें जिज्ञासा का तत्व नहीं डाला गया। मतलब उसे नई जगहें खोजने के लिए भी रिवॉर्ड दिया गया। अच्छा, जिज्ञासा से ही वो गेम हल हुआ। हाँ, तो दिमाग ने दिशा बनाना सीखा, नतीजों से सीखना सीखा, भविष्यवाणी करना सीखा। इसके बाद क्या आया और क्या जटिल हुआ? इसके बाद आई एक बहुत बड़ी छलांग, अनुकरण यानी सिमुलेशन करने की क्षमता। अनुकरण मतलब नकल करना? नकल नहीं, बल्कि मन में किसी चीज को चला कर देखना। जब जानवर जमीन पर आए और स्तनधारी यानी मैमल्स विकसित हुए, तो उनके दिमाग में एक नया हिस्सा बना, नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स, हाँ, ये तो सुना है। इसकी सबसे खास काबिलियत थी कि ये चीजों को असल में करने से पहले मन ही मन उनका अनुकरण करके देख सकता था। मतलब कल्पना करके सीखना या सोचना। हाँ, बिल्कुल। इसे लर्निंग बाय इमेजिनिंग कह सकते हैं। सोचिए, एक छोटा सा शुरुआती स्तनधारी जो डायनासोर के जमाने में रात को छिपकर निकलता था। हाँ, बाहर निकलने से पहले वो मन में सोच सकता था, क्या बाहर शिकारी है? किस रास्ते से जाना सुरक्षित होगा? ये योजना बनाने की क्षमता थी, प्लानिंग। ये कैसे पता चला कि नियोकॉर्टेक्स यही काम करता है? ये तो बड़ी जटिल बात लग रही है। देखिए, वर्नन माउंट कैसल ने यह विचार दिया था कि नियोकॉर्टेक्स शायद एक ही तरह की बेसिक सर्किट, माइक्रो सर्किट से बना है, जो हर जगह एक ही तरह का काम करती है, पैटर्न पहचानना और बनाना। अच्छा। और एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने फेरिट, एक जानवर है, उसकी आंखों से आने वाले सिग्नल को उसके दिमाग के उस हिस्से में भेज दिया जो सुनने का काम करता है। अरे, फिर क्या हुआ? हैरानी की बात यह थी कि फेरिट उस हिस्से से भी देखना सीख गया। कमाल है, मतलब दिमाग का वो हिस्सा सुनने के बजाय देखने लगा। हाँ, इससे लगता है कि नियोकॉर्टेक्स बहुत लचीला है और वो आने वाले डेटा के आधार पर अपना काम बदल सकता है। वो सिर्फ जानकारी लेता नहीं, बल्कि दुनिया का एक मॉडल बनाता है और उसे चलाकर देखता है, सिमुलेट करता है। तो इस मानसिक अनुकरण या कल्पना के क्या फायदे हुए, योजना बनाने के अलावा? कई फायदे हुए। पहला तो योजना बनाना, जैसा हमने कहा। एडवर्ड टोलमैन के चूहों वाले प्रयोग में चूहे किसी रास्ते पर जाने से पहले रुककर सिर हिलाते थे, मानो मन में अलग अलग रास्तों को तौल रहे हों। इसे विकेरियस ट्रायल एंड एरर कहते हैं। अच्छा, मन में ट्रायल एंड एरर। हाँ। दूसरा फायदा है एपिसोडिक मेमोरी, यानी अपने जीवन की खास घटनाओं को याद करना और उन्हें मन में दोबारा जीना। हाँ, जैसे हम अपनी छुट्टियां याद करते हैं। बिल्कुल। तीसरा है काउंटर फैक्चुअल लर्निंग, ये सोचना कि अगर मैंने उस वक्त कुछ और किया होता तो क्या होता। अरे हाँ, ये तो हम सब करते हैं। इससे हम अपनी गलतियों से और बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ये तो सोचने के दो तरीके हो गए। एक तो सोच समझकर, योजना बनाकर, अनुकरण करके काम करना, और दूसरा बस आदत के हिसाब से फटाफट कर देना। बिल्कुल। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमन ने तेज और धीमी सोच, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो कहा है। हाँ, वो किताब पढ़ी है मैंने। हमारा दिमाग दोनों तरीकों का इस्तेमाल करता है। लक्ष्य संचालित गोल ड्रिवन तरीका धीमा और सोच समझकर होता है, जिसमें हम नतीजों का अनुकरण करते हैं, और आदतन हैबिचुअल तरीका तेज और स्वचालित होता है, जो पुरानी सीखी हुई आदतों पर आधारित होता है। दोनों ही जरूरी हैं। ठीक है, तो अब दिमाग कल्पना कर सकता है, योजना बना सकता है, अतीत और भविष्य के बारे में सोच सकता है, धीमी और तेज सोच भी है। इसके बाद बुद्धि के विकास में कौन सा मोड़ आया? अगला बड़ा मोड़ था सामाजिकता और दूसरों के दिमाग को समझना। सामाजिकता? हाँ। जब डायनासोर खत्म हो गए तो स्तनधारियों का युग आया और प्राइमेट्स, बंदर, वानर, इंसान विकसित हुए। रॉबिन डनबार ने एक दिलचस्प चीज देखी। क्या? उन्होंने देखा कि प्राइमेट्स के दिमाग का आकार, खासकर नियोकॉर्टेक्स का, उनके सामाजिक समूह के आकार से जुड़ा हुआ था। सच में? हाँ, जितने बड़े और जटिल सामाजिक समूह, उतना बड़ा नियोकॉर्टेक्स। इसे सामाजिक मस्तिष्क परिकल्पना या सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन प्राइमेट्स के सामाजिक समूह इतने अलग क्यों हैं? जानवर तो और भी झुंड में रहते हैं। क्योंकि वे बहुत जटिल सामाजिक रणनीतियां अपनाते हैं। वे सहयोग करते हैं, धोखा देते हैं, गठबंधन बनाते हैं, दूसरों के इरादों को समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पर थ्योरी ऑफ माइंड या TOM का कॉन्सेप्ट आता है। थ्योरी ऑफ माइंड
ये क्या है? ये वो काबिलियत है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि दूसरे लोगों की अपनी सोच, अपने विश्वास और अपने इरादे हैं जो हमसे अलग हो सकते हैं। यानी ये समझना कि सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इसका क्लासिक टेस्ट है सैली एंड टेस्ट। सैली एंड टेस्ट। हाँ, जिसमें बच्चों से पूछा जाता है कि सैली अपनी खोई हुई चीज कहाँ ढूंढेगी, जहां उसने रखी थी या जहां एन ने उसे छुपा दिया। छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि सैली वो नहीं जानती जो वे जानते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड हमें दूसरों के नजरिए को समझने में मदद करती है। और दिमाग में इसके लिए कोई खास बदलाव हुए, मतलब कोई नया हिस्सा बना? हाँ, प्राइमेट्स में, खासकर इंसानों में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा जिसे GPFC कहते हैं, वो काफी विकसित हुआ। माना जाता है कि ये न सिर्फ दूसरों के दिमाग को समझने में, बल्कि अपने खुद के विचारों और भावनाओं को समझने में भी मदद करता है। अच्छा, एक थ्योरी है सिम्युलेशन थ्योरी। सिम्युलेशन थ्योरी। हाँ, जिसके मुताबिक हम दूसरों को समझने के लिए मन ही मन खुद को उनकी जगह रखकर कल्पना करते हैं कि हम कैसा महसूस करते या क्या सोचते। हम उन्हें सिम्युलेट करते हैं। क्या इस थ्योरी ऑफ माइंड का औजारों के इस्तेमाल से भी कोई लेना देना है? प्राइमेट्स तो औजारों का इस्तेमाल काफी अच्छे से करते हैं। बिल्कुल, थ्योरी ऑफ माइंड हमें दूसरों को देखकर सीखने में मदद करती है। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वे क्या कर रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका इरादा क्या है, वे क्या हासिल करना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। इससे हम ज्यादा कुशलता से और तेजी से नए हुनर सीख सकते हैं, जैसे औजार बनाना या इस्तेमाल करना। मिरर न्यूरॉन्स का भी जिक्र आता है यहाँ। मिरर न्यूरॉन्स। हाँ, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो तब भी सक्रिय होते हैं जब हम कोई काम करते हैं, और तब भी जब हम किसी और को वही काम करते देखते हैं। हो सकता है ये नकल करने और दूसरों को समझने में भूमिका निभाते हों। हालांकि इस पर अभी भी बहस जारी है। तो दूसरों के दिमाग को समझने की काबिलियत ने सामाजिक जीवन और सीखने को बहुत बदल दिया। अब हम आते हैं शायद सबसे बड़े बदलाव पर, है ना, जो इंसानों को बाकी जानवरों से अलग करता है। हाँ, और वो है भाषा, लैंग्वेज। भाषा। बेशक, जानवर भी संवाद करते हैं। उनके पास खतरे के सिग्नल या खाने की जानकारी देने के तरीके होते हैं। लेकिन इंसानी भाषा बहुत अलग और ज्यादा शक्तिशाली है। किस मायने में अलग है? क्या खास है इसमें? पहली बात, हमारे पास चीजों, कामों और विचारों के लिए नाम या लेबल हैं। हम सिर्फ खतरे का इशारा नहीं करते, बल्कि बता सकते हैं कि किस तरह का खतरा है। हाँ। दूसरी बात, हमारे पास व्याकरण यानी ग्रामर है, शब्दों को जोड़ने के नियम, जिससे हम अनगिनत नए मतलब बना सकते हैं। सही। तीसरी और सबसे अहम बात, हमारी भाषा सांस्कृतिक रूप से सीखी और सिखाई जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती और विकसित होती है। ये जानवरों की तरह जन्मजात या हार्डवायर्ड नहीं होती। वानरों को भाषा सिखाने की कोशिशें हुई, जैसे कांजी, पर वो इंसानी भाषा जैसी नहीं सीख पाए। और इस भाषा की ताकत क्या है? मतलब इसने क्या बदल दिया? इसकी सबसे बड़ी ताकत है विचारों का हस्तांतरण। विचारों का हस्तांतरण? हाँ, भाषा के जरिए एक इंसान के दिमाग का आइडिया दूसरे इंसान के दिमाग में जा सकता है। इससे संचयी संस्कृति, क्यूमुलेटिव कल्चर संभव हुई। संचयी संस्कृति मतलब ज्ञान जमा होता गया। बिल्कुल, ज्ञान और आविष्कार पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते गए। किसी एक इंसान को पहिया, खेती, लिखना और इंटरनेट सब कुछ अकेले खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ियों के ज्ञान पर कुछ नया जोड़ती गई। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसे रिचर्ड डॉकिंस ने मीम्स का फैलाव कहा है। विचार जो एक दिमाग से दूसरे में नकल होते हैं। भाषा ने मानव इतिहास में ज्ञान और तकनीक का एक अभूतपूर्व विस्फोट ला दिया, एक तरह की सिंगुलैरिटी। क्या भाषा के लिए दिमाग में कोई एकदम नया हिस्सा बना, कोई लैंग्वेज ऑर्गन? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ब्रोका एरिया और वर्निक एरिया जैसे हिस्से भाषा के लिए जरूरी हैं, लेकिन वे शायद दिमाग के पुराने हिस्सों का ही नया इस्तेमाल हैं। अच्छा। हाँ, जो शायद क्रम बनाने या मोटर कंट्रोल जैसे कामों के लिए पहले से मौजूद थे। सबूत यह है कि अगर बचपन में किसी बच्चे के दिमाग का बायां हिस्सा, जो आमतौर पर भाषा कंट्रोल करता है, निकाल दिया जाए, तो दायां हिस्सा भाषा सीख सकता है। यह दिखाता है कि भाषा किसी एक अंग पर निर्भर नहीं करती। तो फिर इंसान भाषा सीखते कैसे हैं? ये तो बहुत जटिल चीज है, इतनी आसानी से कैसे सीख लेते हैं बच्चे? माना जाता है कि इसके लिए एक तरह का भाषा पाठ्यक्रम, लैंग्वेज करिकुलम विकसित हुआ। भाषा पाठ्यक्रम मतलब स्कूल जैसा? नहीं, मतलब कुछ जन्मजात व्यवहार जो बच्चों को भाषा सीखने में मदद करते हैं, जैसे प्रोटो कन्वर्सेशन। प्रोटो कॉन्वर्सेशन? हाँ, जिसमें बच्चा और माता पिता बारी बारी से आवाजें निकालते हैं, जैसे बातचीत कर रहे हों।
या संयुक्त ध्यान, जब बच्चा और बड़ा दोनों एक ही चीज पर ध्यान देते हैं और बच्चा समझ जाता है कि बड़ा उस चीज के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये तो देखा है। ये व्यवहार बच्चों को दुनिया की चीजों के साथ शब्दों को जोड़ने में मदद करते हैं, लेबल सीखने में। भाषा के विकास में एक पहेली परोपकारिता मतलब एल्ट्रुइज्म की भी है। जानकारी साझा करना एक तरह से दूसरों की मदद करना है। ये विकासवाद के नजरिए से कैसे फायदेमंद हुआ होगा? खुद का नुकसान करके दूसरे की मदद क्यों? हाँ, ये एक जटिल सवाल है। एक संभावित कहानी ये हो सकती है कि भाषा पहले करीबी रिश्तेदारों जैसे माता पिता और बच्चों के बीच औजार बनाना सिखाने जैसे जरूरी काम के लिए विकसित हुई। इसे परिजन चयन कहते हैं। ठीक है। बाद में इसका विस्तार गपशप के जरिए हुआ। गपशप? हाँ, गपशप से बड़े समूहों में ये पता लगाना आसान हो गया कि कौन भरोसेमंद है और कौन धोखेबाज। इससे बड़े पैमाने पर सहयोग संभव हुआ। अच्छा, तो गपशप का भी रोल था। बिल्कुल। इस तरह भाषा, सहयोग और दिमाग के आकार के बीच एक सकारात्मक चक्कर, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो गया। खाना पकाना, बच्चों का जल्दी जन्म होना, लंबा बचपन, इन सब ने भी शायद इसमें भूमिका निभाई। अगर हम आज की AI जैसे GPT-4 जैसे बड़े भाषा मॉडल LLMs से इसकी तुलना करें तो वे तो भाषा का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। उनमें क्या कमी है? हाँ, वे भाषा के पैटर्न पहचानने और उसे उत्पन्न करने में अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच में समझते हैं उसी तरह जैसे इंसान समझते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कुछ टेस्ट जैसे संज्ञानात्मक प्रतिबिंब परीक्षण दिखाते हैं कि वे अक्सर वही गलतियां करते हैं जो इंसान बिना ज्यादा सोचे समझे करते हैं। ऐसा लगता है कि उनमें शायद वो गहरी अनुकरण यानी सिमुलेशन या मानसीकरण यानी मेंटलाइजिंग की क्षमता अभी नहीं है, जो इंसानी समझ का आधार है। मतलब वो शब्दों के पीछे का इरादा नहीं समझ पाते। शायद ये नहीं समझ पाते कि शब्दों के पीछे बोलने वाले का इरादा क्या है। इंसानी भाषा सिर्फ शब्दों का क्रम नहीं है, ये हमारे अंदरूनी मानसिक मॉडल, हमारी कल्पना करने और दूसरों के मन को समझने की क्षमता को बाहर लाने का एक जरिया है। असरदार बातचीत के लिए सिर्फ शब्द जानना काफी नहीं, ये समझना भी जरूरी है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्यों बोल रहा है। शायद AI को अभी इस मुकाम तक पहुंचना बाकी है। तो संक्षेप में देखें तो बुद्धि के विकास के ये 5 बड़े मोड़ हमने देखे। हाँ, पहला, दिशा निर्देशन। सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय चीजों को अच्छा या बुरा मानकर मकसद से हिलना डुलना सीखा। बिल्कुल। दूसरा, सुदृढ़ीकरण सीखना। नतीजों से सीखना, खासकर जब वे देर से मिले और वो आश्चर्य या भविष्यवाणी में गलती से सीखना। हाँ, डोपामाइन वाला। तीसरा, अनुकरण सिमुलेटिंग। काम करने से पहले मन में उसकी कल्पना करना, जिससे योजना बनाना और अतीत भविष्य के बारे में सोचना संभव हुआ। कल्पना की ताकत। चौथा, मानसीकरण मेंटलाइजिंग। न सिर्फ दुनिया को बल्कि अपने और दूसरों के मन को समझना सीखा, जिससे जटिल सामाजिकता और सीखना संभव हुआ। थ्योरी ऑफ माइंड। और पांचवा, बोलना स्पीकिंग। भाषा के जरिए जटिल विचारों को साझा करना सीखा, जिससे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होता गया। संचयी संस्कृति। और खास बात यह है कि हर अगला कदम पिछले वाले पर बना था। ये अलग अलग हिस्सों को जोड़ने जैसा नहीं था, बल्कि एक क्षमता से दूसरी क्षमता धीरे धीरे विकसित हुई, जिससे बुद्धि लगातार ज्यादा जटिल और शक्तिशाली होती गई। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या बुद्धि के विकास का यही एकमात्र रास्ता था जो जीवन अपना सकता था? अच्छा सवाल है। क्या भविष्य में कोई छठा मोड़ आ सकता है, चाहे वो जैविक हो या कृत्रिम? और इस पूरी कहानी को जानने के बाद हम आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस नजर से देखते हैं और ये सब हमारे अपने बारे में हमें क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपको दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। आपके क्या विचार हैं इस पर? क्या इस तरह की चर्चा मददगार है? हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।